नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी मित्र एरा आ गई हूँ एक नई पुस्तक काफका ऑन द शोर के सारांश को लेकर। हारुकी मुराकामी द्वारा लिखित यह पुस्तक हमें आत्मज्ञान और स्वयं की खोज की ओर ले जाती है। यह कहानी कल्पना और रोमांच से भरपूर है, जिसमें विविध कैरेक्टर और उनकी कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के उस सबसे बड़े उद्देश्य के बारे में बताया गया है जिसे हम सारी उम्र खोजते रहते हैं, और वह है स्वयं की खोज। आइए जानते हैं काफका ऑन द शोर की कहानी। पर उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप YouTube के पोस्ट वाले सेक्शन के जरिए भी हम तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा सकते हैं, जिसमें हमने अभी ही एक पोल डाला है। आप उसमें हिस्सा लेकर अपनी पसंदीदा पुस्तक को विस्तार से सुन सकते हैं। आप अगली कौन सी पुस्तक का सारांश चाहते हैं, हमें बताइए। हम बहुत जल्द उस सारांश को लेकर आएंगे। तो आइए जानते हैं काफका ऑन द शोर के बारे में। यह कहानी दो मुख्य पात्र काफका तमुरा तथा एक वृद्ध व्यक्ति सातोरू नकाटा और अन्य पात्रों के आसपास घूमती है। काफका तमुरा केवल 15 साल का है और नकाटा वृद्ध है जिसके पास अद्भुत शक्ति भी है। मित्रों, इस पुस्तक में इन दोनों की कहानी समानांतर चलती रहती है। हालांकि वे कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन जहां एक पात्र स्वयं का अस्तित्व खोज रहा है, वहीं दूसरा पात्र अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का रास्ता खोज रहा है। यह कहानी बहुत सारे जादुई रहस्यों से भरी है। कहानी का मुख्य पात्र काफका तमुरा 15 साल का एक लड़का है जो जापान के टोक्यो में रहता था। उसका बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। वह अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता बचपन से ही उसे एक शापित आत्मा मानते थे। पिता ने भविष्यवाणी की थी कि काफका अपने पिता की हत्या करेगा, अपनी माता से प्रेम करेगा तथा बहन को नुकसान पहुंचाएगा। वह अपने पिता की अजीब और डरावनी भविष्यवाणी से बचने के लिए अपने घर से भाग जाता है। उसे लगता है कि ऐसा करके वह अपने अतीत से पीछा छुड़ा लेगा। भागते हुए वह टोक्यो से ताकामात्सु नामक शहर पहुंचता है। उसके पास केवल एक बैग, थोड़े पैसे और एक रहस्यमयी काल्पनिक शख्सियत थी जिसे वह क्रो कहता था। यह शायद उसकी अंतरात्मा थी जिसके साथ वह अक्सर बातें किया करता था। ताकामात्सु के सफर में उसकी मुलाकात सकुरा नाम की एक लड़की से होती है। वह काफका को अपना नंबर देती है ताकि वह जरूरत के समय पर काम आ सके। काफका ताकामात्सु के एक होटल में कुछ दिन ठहरता है। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उसने ताकामात्सु की सारी लाइब्रेरी की जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। वह कोमुरा नाम की एक लाइब्रेरी में जाता है जहां उसकी मुलाकात वहां के लाइब्रेरियन ओशिमा और एक महिला मिस साइकी से होती है। दूसरी तरफ हमें सातोरू नकाटा के बारे में बताया जाता है। नकाटा के चैप्टर की शुरुआत एक इंटरव्यू के द्वारा होती है, जिसमें बचपन में उसके साथ घटी उस विचित्र घटना का इन्वेस्टिगेशन होता है। वर्षों पहले जब नकाटा स्कूल में पढ़ता था, वहां की एक महिला शिक्षक सभी बच्चों को लेकर राइजबोल हिल पर फील्ड वर्क की शिक्षा देने के लिए गई थी, जहां कुछ देर बाद एक ही साथ सारे बच्चे बेहोश हो गए। महिला शिक्षक को कुछ समझ नहीं आया। तब वह मदद के लिए हिल से नीचे आई और अपने साथ स्कूल के डॉक्टर को ले आई। लेकिन तब तक बच्चों को होश आ चुका था, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं था। लेकिन एक बच्चा अभी तक बेहोश था और वह नकाटा था। उसे बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। जब नकाटा को होश आया, तब वह अपनी यादें पूर्णतः खो चुका था। यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। वह पढ़ने लिखने की अपनी शक्ति भी खो चुका था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत शक्ति आ चुकी थी, बिल्लियों से बात करने की शक्ति, जिसकी मदद से वह खोई हुई बिल्लियों को ढूंढने का काम करता था। उसका गुजारा सरकार द्वारा मिली सब्सिडी और बिल्लियों के काम से मिली धनराशि से होता था।
बाद में अपने एक पत्र के द्वारा शिक्षिका यह खुलासा करती है कि उस दिन हिल पर नकाटा की किसी साधारण गलती के लिए उसने उसे बहुत ज्यादा मारा था। शायद यही वजह होगी उस घटना की। पर अब नकाटा सामान्य इंसानों से हटकर दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देख पाता है। वह कभी बिल्लियों से बातें करता तो कभी मछलियों की बरसात को होते हुए देखता। वह खुद किसी गहरी भावना को महसूस नहीं कर पाता था। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। इस तरफ काफका का जीवन भी धीरे धीरे पटरी पर चढ़ रहा था। सुबह उठकर वह कसरत करता, नाश्ता करके लाइब्रेरी चला जाता, पूरा दिन वहां रहकर किताबें पढ़ता, फिर शाम को वापस होटल आकर सो जाता। यह उसका डेली रूटीन बन गया था। तभी एक दिन अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को झाड़ियों के बीच पाता है। शाम होने को आई थी और उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वह कौन सी जगह थी उसे कुछ पता नहीं था। उसके बाएं कंधे पर दर्द हो रहा था। आसपास देखने पर उसे एक मंदिर जैसा कुछ दिखाई दिया, जहां जाकर उसने हाथ मुंह धोए और फ्रेश हो गया। जब सामने लगे आईने में उसने खुद को देखा तो वह डर गया, क्योंकि उसकी पूरी शर्ट खून से सनी हुई थी। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। उसके कंधे के दर्द के अलावा उसे कहीं चोट भी नहीं लगी थी, इसीलिए यह तो तय था कि वह खून उसका नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी क्रो यानी उसकी कल्पनात्मक छवि उससे कहती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर काफका ने किसी का खून कर दिया होगा तो वह मुसीबत में फंस सकता है, और उसे इस घटना के बारे में कुछ याद भी नहीं है। वह क्रो से बात करता है और होटल वापस न जाने का फैसला करता है। पर काफका उस मंदिर में भी तो नहीं रुक सकता था। अचानक उसे सकुरा याद आती है, जिसने उसे अपना नंबर दिया था। वह सकुरा से बात करके आज रात वहां ठहरने की अनुमति ले लेता है। वह सकुरा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह घर से भागा हुआ है, जो अब तक उसने नहीं बताया था, और अपने साथ हुई इस खून वाली घटना का भी जिक्र करता है। काफका के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी अनजाने में उसने कई बार लोगों को चोट पहुंचाई थी, पर वे मामूली होती थी और घटना के बारे में उसे कुछ याद भी नहीं रहता था, जैसा आज हुआ था। तब सकुरा भी उसे बताती है कि वह पहले से जानती है, क्योंकि वह भी कभी इसी उम्र में अपने घर से भाग गई थी। वह काफका को यह भी बताती है कि उसका भी काफका जितनी उम्र का एक छोटा भाई है, जिसे उसने सालों से देखा नहीं है। काफका को लगने लगता है कि कहीं सकुरा ही उसकी बहन तो नहीं, जिसे उसकी माँ बचपन में अपने साथ ले गई थी। पर वह ज्यादा नहीं पूछता। रात वहां बिताकर वह सुबह अपना सामान लेकर कोमुरा लाइब्रेरी आ जाता है, जहां वह ओशिमा से मिलता है। दूसरी तरफ नकाटा को एक और खोई हुई बिल्ली को ढूंढने का काम मिलता है, जिसका नाम गोमा होता है। नकाटा कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था, पर अभी तक वह बिल्ली उसे मिली नहीं थी। गोमा की खोज के दौरान वह कावामुरा और मीमी नाम की 2 बिल्लियों से मिलता है। कावामुरा भी नकाटा की तरह मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी, जिससे नकाटा उससे थोड़ा जुड़ाव महसूस करने लगता है, जबकि मीमी एक स्मार्ट बिल्ली थी, जो नकाटा को काफी पसंद आती है। नकाटा की उन दोनों बिल्लियों से दोस्ती हो जाती है। मीमी कावामुरा से गोमा के बारे में पता लगाने में नकाटा की मदद करती है, लेकिन फिर भी उसे गोमा नहीं मिलती। एक दिन उसके पास एक कुत्ता आता है, जो नकाटा को अपने साथ ले जाता है। नकाटा को कुत्ते से बात करना नहीं आता था, फिर भी वह उसके पीछे चला जाता है। कुत्ता उसे अपने मालिक के पास ले जाता है, जो एक आलीशान कमरे जैसा स्थान था। वहां नकाटा की मुलाकात जोनी वॉकर नामक व्यक्ति से होती है, और मित्रों, जोनी वही व्यक्ति था जो बिल्लियों को मारता था। नकाटा के पूछने पर जोनी बताता है कि वह यह सब एक बांसुरी बनाने के लिए कर रहा है, जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया के लोगों की आत्मा को वश में कर सकता है।
इस कार्य के लिए उसे कई बिल्लियों की आत्मा चाहिए और वह यह काम कई वर्षों से करता आ रहा है। लेकिन अब वह थक चुका था और चाहता था कि नकाटा उसे मार डाले, क्योंकि उसके काम की शर्त यह थी कि वह खुद से जान नहीं दे सकता। लेकिन नकाटा इसके लिए तैयार नहीं होता। उसका कहना था कि किसी को मारना अपराध है। भले ही वह मंदबुद्धि हो, पर वह कभी किसी को मारेगा नहीं। नकाटा को उकसाने के लिए जोनी उसकी दोनों नई दोस्त कावामुरा और मीमी को उसके सामने लाता है। उनके साथ गोमा भी थी। धीरे धीरे नकाटा के सामने ही वह कावामुरा को मार डालता है, जिससे नकाटा को गुस्सा आता है। वह जोनी को सब बंद करने को कहता है, लेकिन जोनी उसे और ज्यादा उकसाने लगता है ताकि नकाटा उसे मार डाले। जब जोनी मीमी को मारने वाला होता है, तब नकाटा उसे रोकता है और उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डालता है। उसका पूरा शर्ट खून से भर जाता है, पर उसने गोमा और मीमी को बचा लिया था। इस घटना से उसका मन इतना थक जाता है कि वह पास पड़े एक सोफे पर बैठकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को एक मैदान में पाता है। उसके कपड़े बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, जिससे उसे लगता है कि यह सब एक सपना था। लेकिन तभी दोनों बिल्लियां उसके पास आ जाती हैं, यानी कि यह सपना नहीं था। पर अब नकाटा बिल्लियों की भाषा समझ नहीं सकता था। यानी बचपन की एक घटना ने उसे यह अद्भुत शक्ति दी थी, जबकि दूसरी घटना की वजह से वह शक्ति नकाटा खो चुका था। वह गोमा को उसके घर छोड़ देता है और अब शायद वह कभी बिल्लियों से बात नहीं कर पाएगा। इस पार्ट में बस इतना ही। मित्रों, मुराकामी की यह कहानी सच्चाई और वास्तविकता से परे है। इसमें कई अद्भुत बातें और रहस्यमय घटनाएं होती हैं, जिन्हें समझना थोड़ा अटपटा हो सकता है। आगे आने वाली कहानी में क्या होगा? क्या नकाटा को फिर से अपनी शक्ति वापस मिलेगी? काफका के जीवन में अब कौन-कौन से बदलाव होंगे? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।